दोस्तों, स्वागत है आपका द यूथ गाइड विद सुधीर में। तो हम संविधान की विशेषताएं देख रहे थे और 3 पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये पार्ट 4 इस अध्याय का पार्ट 4 है। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी विशेषताएं अब तक देखी हुई हैं। हमने देखा निर्मित, लिखित और विशाल संविधान, हमने देखा संविधान की सर्वोच्चता, हमने देखा कठोर और लचीलेपन का मिश्रण। अगला जो हमने लिखा था विशेषता, वो है संघात्मक संविधान किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव। देखिए, इसको हम बहुत विस्तार के साथ में यहाँ पे पढ़ेंगे। भारतीय संविधान परिसंघात्मक है, संघात्मक है या एकात्मक है, लेकिन चूँकि यहाँ पे विशेषता के तौर पे आया हुआ है तो हम इसका एक बहुत छोटा सा एनालिसिस देखेंगे। विस्तार में हम चीज़ों को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में। आप उम्मीद है आप नोट्स बना रहे होंगे। अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए संघात्मक संविधान किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव। देखिए, इसको समझने के लिए ना हमें संविधान का अनुच्छेद 1 देखना होगा। अनुच्छेद 1 क्या कहता है संविधान का? अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत, पहले इंडिया है फिर भारत है। ठीक है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अब इस अनुच्छेद 1 है, क्षमा कीजिएगा, अनुच्छेद 1 लिखना मैं भूल गया था। अनुच्छेद 1। अब इस एक लाइन का अर्थ क्या है? 2 अर्थ इसके निकलते हैं। पहला निष्कर्ष, अगर इस अनुच्छेद आर्टिकल 1 का हम निष्कर्ष देखें तो 2 निष्कर्ष निकलते हैं। पहला क्या है? पहला है कि भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत संघ से अलग होने का किसी राज्य को कोई अधिकार नहीं है। किसी राज्य को अधिकार नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे 2 बातें ये बोल करके, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया अर्थात भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये बोल करके ये दिखा दिया गया है कि भारत एकात्मक राज्य है। यानी कि इस आधार पर ये महसूस हो रहा है कि भारत जो है ना, वो एकात्मक राज्य है, एकात्मक राज्य है। लेकिन इस आधार पे और भी तत्व हैं जो भारतीय संविधान को एकात्मकता की ओर झुकाते हैं, लेकिन जो है कि न्यू यहाँ से रखी गई है, ये वाले पार्ट से। लेकिन भारत में कुछ संघात्मक तत्व भी शामिल हैं। संघात्मक तत्व भी शामिल हैं। वो क्या क्या है हम देखेंगे। हम इसको बहुत शॉर्ट में देख रहे हैं, हम इसको विस्तार में यहाँ पे देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में देख रहे हैं। आपको सारी चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो संघात्मक तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, संघात्मक प्रणाली के जो 3 सबसे प्रमुख तत्व अगर कोई पूछे तो आप उसको बोल सकते हो कि लिखित संविधान होना चाहिए। किसी भी राज्य व्यवस्था की अगर संघात्मक रूप है तो उसमें लिखित संविधान अवश्य होगा, ज़रूरी है। क्यों होगा हम वो आगे देखेंगे, लेकिन अभी मान लीजिए संघात्मक तत्वों का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है लिखित संविधान होगा, और स्वतंत्र व मजबूत न्यायपालिका होगी।
स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायपालिका होगी। सर्वोच्च मजबूत आप लिख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायपालिका होगी। और जो तीसरा इसका जो प्रमुख तत्व होगा ना, वो ये होगा कि जो केंद्र है और जो राज्य है, इनके बीच, राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होगा। ये तीन प्रमुख सबसे इम्पोर्टेंट तत्व हैं किसी संघात्मक प्रणाली वाले देशों के लिए। लेकिन साथ में साथ भारत में एकात्मक जो है कि एकात्मकता की ओर भी झुका हुआ है। आर्टिकल फर्स्ट ही जो है कि भारत को एक एकात्मक राज्य की ओर झुका देता है। इसके अलावा कई ऐसे व्यवहारिक रूप हैं, व्यवहारिक ऐसे चीज़ हैं जिसके आधार पर भारत को एकात्मकता की ओर झुका। जैसे कि एक हुआ, जैसे हम जानते हैं कि राज्यपालों की नियुक्ति राज्यों में केंद्र द्वारा की जाती है। तो केंद्र का एक समझ लीजिए कि राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पे जो है कि राज्यों में कार्य कर रहा होता है। इस वजह से राज्यपाल की नियुक्ति एकात्मकता का तत्व है। राज्यपाल की नियुक्ति। दूसरा जो है कि आपातकालीन प्रावधान जो हमारे संविधान में रखे गए हैं, उसमें जब आपातकाल लगता है तो केंद्र से जितनी भी शक्तियां केंद्र को दी गई होती हैं, वो आपातकाल के दौरान क्षमा कीजिएगा, जितनी भी शक्तियां राज्यों को दी गई होती हैं वो आपातकाल के दौरान केंद्र के पास चली जाती हैं। तो आपातकाल का प्रावधान भी हमारे यहाँ एकात्मकता की ओर जो है कि इसको झुकाता है। आपातकालीन प्रावधान लिख लीजिए। उसके बाद से कुछ और तत्व हो सकते हैं, मेनली यही कुछ चीज़ें हैं। इसको हम बहुत शॉर्ट में देख रहे हैं, आगे चल के हम इसको विस्तार में देखेंगे। तो संघात्मक संविधान किंतु एकात्मकता की ओर झुका हुआ। संघात्मक एकात्मकता पहले ही आर्टिकल में बोल दिया गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब राज्यों का एक संघ होगा तो इसका अर्थ ये है कि किसी राज्य के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। ये नहीं है कि राज्यों से बार्गेनिंग की गई है कि आप हमारे साथ रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और बार्गेनिंग जब हुई नहीं है तो राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये जो है कि एकात्मकता की प्रवृत्ति को दिखाता है। संघात्मक तत्व कौन कौन से हैं? जो तीन प्रमुख संघात्मक तत्व हैं, क्या हमारे संविधान में है? क्या हमारे संविधान लिखित संविधान है? आप कहोगे हाँ। क्या हमारे यहाँ स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका है? आप कहोगे हाँ। और क्या हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ है? आप कहोगे हाँ। कहाँ हुआ है? जो हमारे यहाँ शक्तियों की तीन सूचियाँ हैं ना, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वहाँ पे शक्तियों का बंटवारा प्रॉपर हुआ है। साथ ही साथ में एकात्मकता के तत्व कौन से हैं? केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करना एकात्मकता के तत्व है। आपातकालीन प्रावधान भी एकात्मकता के तत्व है। और बहुत सारे प्रावधान हैं जो एकात्मकता की ओर जो है कि इशारा करते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। अगली विशेषता हमारे पास में है, हमने देख लिया संघात्मक संविधान किंतु एकात्मकता की ओर झुका हुआ। अगली विशेषता है संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो हेडिंग डालिए आप, संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था, देखिए संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ क्या शुरू से थी? आप कहोगे हाँ, स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारत ने जो है कि संसदीय व्यवस्था को अपना लिया। तो कहाँ से अपनाया, मतलब प्रेरणा का स्रोत कौन सा था? तो इंग्लैंड था। संसदीय व्यवस्था हमने अपनाई है इंग्लैंड के संविधान से। भारत शासन अधिनियम के माध्यम से, भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से भारत में जब ब्रिटिश राज्य था तो उस वक्त संसदीय प्रणाली ही लागू थी।
तो भारत की जो जनता है वो संसदीय प्रणाली के अभ्यस्त हो चुकी थी। तो इस वजह से हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली को जो है कि प्राथमिकता दी गई और संसदीय प्रणाली अपना लिया गया। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने जैसी चीज़ नहीं है। संसदीय व्यवस्था क्या होती है ये सब चीज़ें हम आगे भी देखेंगे। फ़िलहाल के लिए ये जानिए कि हमने संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली। हमने जो है कि इंग्लैंड के संविधान से ली। इंस्पायर्ड कहाँ से था? भारत शासन अधिनियम के माध्यम से हमारे यहाँ पहले से लागू था और हम उसके अभ्यस्त हो चुके थे। तो हम उस कंफर्ट को जो है कि अपना लिया हमने उस चीज़ को। तो अगली विशेषता ये हो चुकी। हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका की जो विशेषता है उसको हम देखते हैं। अगली विशेषता आप हेडिंग डाल लीजिएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका की जो व्यवस्था है ना, ये संघात्मक संविधानों का एक बहुत विशिष्ट लक्षण होता है। देखिए हमने क्या लिखा था, स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका। क्यों विशिष्ट लक्षण है ज़रा सोचिए, मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, संघात्मकता का मतलब क्या हुआ? संघात्मकता मतलब ये हुआ कि राज्य और केंद्र इन दोनों ने मिलकर के एक विचार किया कि कुछ मामले, मतलब इन दोनों ने, मतलब एक से अधिक राज्य और केंद्र, इन दोनों ने मिलकर के एक फेडरल सिस्टम यानी संघात्मक व्यवस्था की शुरुआत की और उसमें उन्होंने अपने शक्तियों का जो है कि बंटवारा कर लिया। शक्तियों का बंटवारा कैसे किया जा सकता है? जैसे कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, जैसे कम्युनिकेशन हुआ, रेलवे नेटवर्क हुआ, न्यूक्लियर प्रोग्राम से संबंधित चीज़ें हुई। उसके बाद से विदेश से संबंध जो है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप हुआ, वो केंद्र के पास में हो गए। पुलिस हुआ और जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने वाले सारे तंत्र जो हैं वो राज्यों के पास चले गए। अब ये तो हो गया बंटवारा, लेकिन इन बंटवारों के आधार पर सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से चलें, यानी केंद्र के कार्यक्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप ना हो और राज्य के कार्यक्षेत्र में केंद्र का हस्तक्षेप ना हो, इसलिए उस देश में एक स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका का होना बहुत ज़रूरी है, जो ये बता सके, विवादों के समय में समाधान कर सके कि अगर केंद्र और राज्य के बीच किसी चीज़ को लेकर मतभेद हो तो उसका समाधान कर सके, और समाधान करने के लिए मजबूत न्यायपालिका का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये स्वतंत्र और जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, यानी कि मजबूत जो न्यायालय है, वो न्यायपालिका है, वो संघात्मक संविधानों का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण होता है। और इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि भारतीय न्यायपालिका किसी स्थिति में किसी बाह्य दबाव में ना आए, बाहरी दबाव में ना आए। जैसे एक जो है कि प्रावधान ये है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है, इन दोनों के जजों की जो नियुक्ति होती है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा जो प्रावधान अगर भारत में देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट लिख रहा हूँ, और हाई कोर्ट, इनके जो आचरण हैं, इनके पद पर रहते हुए इन्होंने जो आचरण किया हुआ है, उसको किसी भी संसद या किसी भी राज्य विधानमंडल में उस बारे में चर्चा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश ने कोई वर्डिक्ट दिया और संसद जो है कि उस पे जो है कि उस वर्डिक्ट को लेकर के लोकसभा या राज्यसभा में उस पर चर्चा करे।